नमस्कार। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस समय एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश जो पिछले कुछ दशकों में आर्थिक क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में इस सब कॉन्टिनेंट के बाकी देशों की तुलना में तरक्की के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे हालात में वहां पर कर्मचारियों की हड़ताल उसकी न केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, बल्कि दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो अपनी असेंबलिंग यूनिट बांग्लादेश में लगाए हैं, उनके ऊपर भी नेगेटिव असर डाल सकता है। मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे बांग्लादेश के मजदूरों की। बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का मिनिमम वेज निर्धारण 2018 में हुआ था। अगर प्रिसाइजली बात करें तो लगभग 5 साल पहले इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई थी, वहां की सरकार की तरफ से, वहां के इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से। उसके बाद 5 साल गुजर गए, कोरोना का भी दौर गुजर गया। पूरी दुनिया में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है, उसके मद्देनजर उसका कुछ आंशिक असर बांग्लादेश के इन मजदूरों के रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा। लेकिन वहां के मजदूरों के मिनिमम वेज बोर्ड के रिवीजन का काम न तो वहां की सरकार ने किया और न वहां पर काम करने वाले इंडस्ट्री सेक्टर के लीडर्स ने किया। नतीजा ये हुआ कि अब मजदूरों ने न चाहते हुए भी लंबी हड़ताल का ऐलान कर दिया और वे हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने के बाद वहां की सरकार एक्टिव हुई और शेख हसीना की सरकार ने हड़ताली मजदूरों के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा, मसौदा रखा। लेकिन रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने सरकार की तरफ से पेश किए गए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से जो रिवाइज्ड वेज बोर्ड का प्रस्ताव रखा गया था, उसमें काफी एक पॉजिटिव संकेत था, एक पॉजिटिव ग्रोथ था और 2018 के मुकाबले ढेर सारे इंसेंटिव की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मजदूरों ने सरकार के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। हम सब जानते हैं कि जब कभी किसी ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक होता है, जब कहीं मजदूर आंदोलन होते हैं, तो उसके पीछे राजनीतिक दलों की भी कहीं न कहीं मौन समर्थन रहता है, मौन स्वीकृति रहती है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसकी जो नेता हैं खालिदा जिया, उनका हड़ताली मजदूरों को समर्थन है। उनकी पार्टी ने, बीएनपी ने हड़ताली मजदूरों को समर्थन का ऐलान किया है और बीएनपी का दावा है कि मजदूरों को जितनी वेज मिलनी चाहिए, जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, उतनी मजदूरी इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से नहीं दी जा रही है और बांग्लादेश की सरकार उन कॉरपोरेट जायंट्स पर दबाव डालकर मजदूरों को उनका वाजिब हक दिलाने में विफल रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल कहीं ना कहीं मोटिव है, पॉलिटिकल एजेंडा है। शेख हसीना बांग्लादेश के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। 2008 से वे लगातार सत्ता में हैं और 2008 से लगातार
वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में आने वाले जनवरी में वहां पर चुनाव शेड्यूल है, चुनाव ड्यू है और शेख हसीना और उनकी पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएनपी की जो नेता हैं खालिदा जिया, उनकी कोशिश है कि एक लंबे समय से सत्ता से अलग रहने के बाद वे भी चाहती हैं कि उनकी सत्ता में वापसी हो। इसलिए छोटे छोटे घरेलू मुद्दों को उछालकर, छोटे छोटे घरेलू इश्यूज को मुद्दा बनाकर, एजेंडा बना के बीएनपी और खालिदा जिया की कोशिश है कि सत्तारूढ़ दल और शेख हसीना को बांग्लादेश की आवाम के सामने एक जन विरोधी, एक वेलफेयर विरोधी, एक मजदूर विरोधी सत्तारूढ़ दल और नेता के रूप में उनको स्थापित किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ, जनता की नाराजगी का पॉलिटिकल फायदा, मजदूरों की नाराजगी का पॉलिटिकल फायदा जनवरी 2024 में होने वाले चुनाव में उठाया जाए। यही कारण है कि रेडीमेड गारमेंट्स के मजदूरों की हड़ताल सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद खत्म नहीं हो रही है। अब मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। सबसे जो अच्छी बात है कि कोरोना का नेगेटिव दौर में भी जब पूरी दुनिया, चीन सहित पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझने लगा, बेरोजगारी से जूझने लगा, चीन का एक्सपोर्ट काफी नीचे आ गया, चीन में स्थापित औद्योगिक इकाइयां, वहां के कारपोरेट्स वहां से ले जाकर दूसरे मुल्कों में लगाने लगे। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा चीन से आए हुए व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपनी यूनिट्स लगाई। उस समय भी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति, बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बदस्तूर जारी रहा और वह दुनिया के बाकी मुल्कों की तुलना में, अगर हम चीन को छोड़ दें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में बांग्लादेश ने अपनी जगह बनाए रखी। सीधे तौर पर अगर कहें तो आज की तारीख में बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में चीन से दूसरे नंबर पर है और बांग्लादेश में दुनिया के जितने बड़े टॉप ब्रांड हैं गारमेंट्स के, उनकी इकाइयां बांग्लादेश में है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेश के जो कानून है वह इंडस्ट्री फ्रेंडली है। बांग्लादेश में जो लेबर है वो दुनिया के बाकी मुल्कों की तुलना में सस्ती है और बांग्लादेश से यूनिट लगाकर वहां से एक्सपोर्ट करना दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ज्यादा सुविधाजनक है। तो इसलिए बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है वो दुनिया के तमाम डेवलपिंग देशों की तुलना में उसका इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छा है। बांग्लादेश की करेंसी भी दुनिया के तमाम मुल्कों की तुलना में डॉलर के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। डॉलर तो सुप्रीमेसी है ही है डॉलर की पूरी दुनिया में, लेकिन बांग्लादेश की करेंसी भी दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में बेहतर पोजीशन बनाए हुए है। तो इस तरह से जहां एक तरफ बांग्लादेश आर्थिक विकास के दौड़ में बेहतर काम कर रहा है, एक तरफ जहां बांग्लादेश औद्योगिकरण के क्षेत्र में दुनिया के तमाम डेवलपिंग और कंट्रीज की तुलना में बेहतर काम कर रहा है, वहां आखिर क्या वजह है कि वहां काम करने वाले रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के मजदूरों की हड़ताल इतनी लंबी खिंच रही है और सरकार के कोशिशों के बावजूद वहां के मजदूर अपनी हड़ताल वापस लेने के पक्ष में नहीं है। तो इसका अगर कोई राजनीतिक कारण खोजा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि बांग्लादेश के मजदूरों की जो हड़ताल है वह
कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली गाइडेड है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो अपोजिशन की लीडरशिप है, उसके चलते शेख हसीना के सामने एक मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश है। अब शेख हसीना की सरकार और उनकी लीडरशिप पर के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वे इस माहौल में किस तरह से मजदूरों के इस हड़ताल को वापस कराने में अपनी लीडरशिप का परिचय देती हैं। क्योंकि वैसे ही एक लंबे दौर तक सत्ता में रहने के बाद जनता में सत्तारूढ़ दल के प्रति नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर हावी होने लगता है। शेख हसीना भले ही एक कुशल राजनेता हैं और बांग्लादेश की आवाम के दिल और दिमाग पर उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन बीएनपी की नेता खालिदा जिया की भी जो मेहनत है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग स्किल है, वह कहीं ना कहीं शेख हसीना के लिए एक मजबूत चुनौती साबित हो सकती है जनवरी 2024 के आम चुनाव में। तो समय रहते शेख हसीना को चाहिए कि जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो डोमेस्टिक क्राइसिस है, अलग अलग सेक्टर में जो धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही है, उसको जल्दी से जल्दी काबू करें, जिससे कि 2024 के जनवरी में होने वाले चुनाव में उनको एक बार फिर सत्ता में वापसी का रास्ता आसान हो जाए उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। नमस्कार, थैंक यू।